हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एनालिटिक्स आईएएस पर स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी ने जो ईपीएफओ एग्ज़ाम अनाउंस किया है, अब उसकी अनाउंसमेंट, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। तो वो सभी स्टूडेंट जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को हमारी शुभकामनाएं और हमारा साथ। जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक 24/7 हमारी शुभकामनाएं और हमारा साथ उनके साथ मौजूद है। एनालिटिक्स आईएएस पर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो मैसेज करके, कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। जैसा कि नोटिफिकेशन वो इशू हो चुका है, फॉर्म भरे जाने लगे हैं। जितने भी सीरियस बच्चे हैं तो या तो फॉर्म भर चुके हैं या फिर भरने वाले हैं। तो जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। नेक्स्ट मैक्सिमम 60 to 70 डेज आपके पास हैं, जहां पर आप अपना 100% देकर मिनिमम में मैक्सिमम करके वाइट कॉलर जॉब ले सकते हैं और अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज हम नोटिफिकेशन या इन सब पे चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्या कि मान लीजिए आपका वॉर शुरू हो चुका है। अब उस वॉर को जीतने के लिए आपको अपने वेपन्स वो शार्प करने पड़ेंगे और लगातार तैयारी करते रहना पड़ेगा। इट मीन्स अगर एग्जाम की बात करें तो अब हमें ज़रूरी है अपने सिलेबस को डिकोड करना, कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से अपने आप को कंफर्म लेवल तक लेकर जाना है। तो आइए आज हम बात करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ का जो न्यू सिलेबस है उसको लेकर। देखिए 2023 से पहले जो आपका एग्जाम होता था ईपीएफओ का, वो दो पोस्ट यानी ईओ एओ और एपीएफसी, इनके लिए अलग अलग एग्जाम होता था। लेकिन 2025 में 2025 में दोनों एग्जाम के लिए क्या किया गया है, एक ही एग्जाम कर दिया गया है और आपका सिलेबस बढ़ाया नहीं है, बस कंबाइंड हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेबस इंक्रीज हो गया है, नहीं, दोनों का सिलेबस क्या है, वो कंबाइंड हो गया है। ठीक है ना। तो अगर हम सिलेबस पे एक बार को नोटिफाई करें, नजर डालें, तो जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, डेवलपमेंट इश्यूज, गवर्नेंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपका बेसिक्स होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, जो किसी भी ईपीएफओ ऑफिसर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर गेटिंग जॉब, आपको काम इन्हीं के लिए करना है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये वो एक जनरल आपका सिलेबस जो आपको दिख रहा है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको अप टू द मार्क नहीं होना है। ठीक है, आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसकी चाहिए, इंग्लिश की। ठीक है, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स। इंडियन कल्चर हेरिटेज बेसिकली हम सब जानते हैं कि ये हमारे रूट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। और मॉडर्न इंडिया, वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका एनिशिएंट मिडिवल, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन एनिशिएंट और मिडिवल ये आपका अपने आप में एक तरीके से हिडन सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि सवाल वहाँ से नहीं आएंगे, अभी समझेंगे आगे हम। ठीक है, कि कैसे वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक बार आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी वो कर जाएंगे। ठीक है ना। कैसे, अभी करते हैं चर्चा। देखिए, अगर हम अब एक एक करके सब्जेक्ट को क्या है ओपन करें तो गवर्नेंस प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यहां से अपनी कहानी शुरू करनी है, स्टडी शुरू करना है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या कह लीजिए क्या कि फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर आपके सारे एक्ट्स आते हैं 1773 से लेकर 1935 तक जितने भी ब्रिटिश इंडिया ने भारत में एक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो कंपनी के थ्रू लगाए गए हों, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, तो वो सारे एक्ट आपको पढ़ने हैं। बट उनमें से आपको फिल्टर करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये वो टॉपिक है जहां से एक या दो क्वेश्चन कंफर्म रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, कंफर्म। अब यहां पर आप फिल्टर करके क्वेश्चंस को पहचान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, कंफर्म है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा 1784 वहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा 1813 वहां से क्वेश्चन बनेगा। 1833 वहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा 1861, ठीक है, 1861 के बाद आपका 1909, 1919 और 1935। स्पेशली अगर बात करें तो 1909,
1919 और 1935 और इसके साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इन 4 एक्ट को आपको स्पेशली क्या है फोकस करना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अलावा 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इन सब के साथ पहले इन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन यूनियन एंड इट्स सिटीजन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, मतलब जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगे। यहां से कॉन्सेप्ट तो पूछेगा ही, डायरेक्ट आर्टिकल्स भी आते हैं। तो आपको इस टॉपिक से आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 तक, इसमें एक एक आर्टिकल्स क्या है वो आपको याद होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट वो याद होना चाहिए, प्रोविजंस वो पता होने चाहिए, और इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इनके आर्टिकल्स को आपको जोड़कर भी क्या है पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप इनके साथ साथ कुछ टॉपिक और हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ठीक है, इन्हें अगर कर लेते हैं तो फिर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से क्या है कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ग्रोथ की जा रही है, डेवलप किए जा रहे हैं या फिर एक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उन्हें आपको अपने स्टैटिक्स के साथ ऐड करके पढ़ना है, ठीक है ना। और जहां तक बात करंट अफेयर्स की करें तो वैसे तो देखिए किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने यानी नवंबर में एग्जाम जो है वो टेंटेटिव है, शेड्यूल है कि होगा, तो नवंबर से 6 महीने पहले, ठीक है, यहां तक का करंट अफेयर्स वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप जनवरी से करते हैं तो समझ लीजिए कि जो भी थोड़ा बहुत लू फॉल होगा कहाँ करंट अफेयर्स में, वो आपका खत्म हो जाएगा। और करंट अफेयर्स ना आपको सिर्फ पॉलिटी, इवन करंट अफेयर्स आपको जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, जो आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, इवन वो करंट अफेयर जो आपके आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, वहां जुड़ा हुआ है, वो भी आपको कवर करना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट वो मेंशन नहीं है, ठीक है ना, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन वो ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट, क्लियर, वो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट या स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, ठीक है, वो करंट अफेयर जो है वो किसका, ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। यही अपने आप में कह लीजिए क्या कि हिडन सिलेबस है, ठीक है, और यही सोचकर आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक, इससे पहले एक और बात बता दें आपको, अगर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम में मैक्सिमम तैयार करना है तो बहुत ज़्यादा आपको बुक्स नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए आप दर्पण, क्रॉनिकल या फिर किसी भी कोचिंग की मैगजीन जिसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आ जाए उससे आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक बुक लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, वो आप प्रेफर कीजिए। आप नेक्स्ट 3 मंथ में अपने आप को क्या है इस सब्जेक्ट में तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन डांसेस एंड म्यूजिक, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, रिलीजन एंड फिलोसफी, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मिसलेनियस टॉपिक्स एंड फेमस आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। देखिए ये आपका सिलेबस है, टॉपिक्स हैं किसमें, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में। अब जो हम बात कर रहे हैं हिडन सिलेबस की, जैसे कि एनिशिएंट और मिडिवल, वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो क्या इस आर्किटेक्चर में आप इंडस वैली को इग्नोर कर देंगे? क्या इसमें आप, ठीक, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, मौर्य, पोस्ट मौर्य, इनको इग्नोर कर देंगे? अगर पेंटिंग की बात करें तो क्या एनिशिएंट की पेंटिंग वो इग्नोर हो जाएगी? नहीं, ठीक है। क्या मिडिवल आर्किटेक्चर, ठीक, मिडिवल पेंटिंग्स वो नहीं आएगी? वो भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डांस, म्यूजिक, ठीक है, ये अलग हो गया आपका। लेकिन रिलीजन एंड फिलॉसफी, तो क्या आप बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसके अलावा भक्ति और सूफी, क्या इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक फाउंडेशन इंफॉर्मेशन, वो भी आपको वहां से लेनी होगी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इसके अलावा बात करें फ्रीडम मूवमेंट, तो फ्रीडम मूवमेंट आपका शुरू होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स यानी 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, जहां से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानी जाती है, बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट,
फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, स्वदेशी मूवमेंट, मेजर इवेंट्स फ्रॉम 1908 टू 1947, जिसमें पूरा क्या है, कह लीजिए क्या आपका गांधी एरा आता है, और सम फेमस पर्सनैलिटीज। क्लियर? इसके अलावा जो बच गया आपका मिसलेनियस टॉपिक्स। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो एक बुक अपने आप में एनफ है, और वो है आपका नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया बुक अगर आप कवर करते हैं तो ये आपके सारे टॉपिक क्या है वहाँ पर कवर हो जाएंगे, और नहीं तो 11-12 की एनसीईआरटी भी क्या है आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, 11-12 की एनसीईआरटी कवर कर लिया तो भी आपका मैक्सिमम पार्ट क्या है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, बस आपका इंडियन डांसेस एंड म्यूजिक ये आप कहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक, नितिन सिंघानिया से। और इसके अलावा अगर फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो फ्रीडम मूवमेंट के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए या तो आप स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है, राजीव अहिर सर की, या फिर मैकबुक आती है अरिहंत की। ठीक है, आप उसका जो मॉडर्न इंडिया का सेक्शन है वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिटिकल सॉल्यूशन, ठीक, और इसके साथ साथ आपके पास जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं या जितने भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं या खुद से बना सकते हैं। ठीक है, एनालिटिक्स आईएएस पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालिटिकल सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाकर, ठीक, एग्जाम में अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, और पीडीजी एंड इंश्योरेंस, मतलब पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्रोथ। बेसिकली पीडीजी ये वर्ड जो है वो आपका 2023 के एग्जाम में सिलेबस में मेंशन था। अब पीडीजी मेंशन नहीं है, आपका डेवलपमेंट है बस। ठीक है, डेवलपमेंट ये, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है, पॉपुलेशन से ना। ठीक, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ठीक, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक, एंड मैनी मोर। अब अगर बात करें इकोनॉमी की तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अलग से बुक नहीं पढ़नी है। अगर आप 11-12 की एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं और उस एनसीईआरटी में जो भी आपका स्टैटिक टॉपिक्स है उसके साथ आप करंट को ऐड कर देते हैं तो फिर आपका ईजिली ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर मैं आपको बात करूं कि इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी बड़ी बुक, बहुत बड़े बड़े राइटर्स, तो इतना समय आपके पास नहीं है। ठीक है ना, आपका अगर बात करें टोटल इस पूरे टॉपिक से इंडियन इकोनॉमी, इंश्योरेंस और पीडीजी, यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका 10 to 15 क्वेश्चन ये रहेंगे। और अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं प्लस करंट अफेयर्स, ठीक, इसको ऐड कर देते हैं तो ईजिली जो है आप 10 to 15 में से 10 क्वेश्चन वो कर आएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं आपका क्वांट, रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। ये आपके चैप्टर्स हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हैं, लॉजिकल रीजनिंग में है और स्टैटिक्स में है। ठीक है ना, तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हार्ड नहीं पूछेगा, बेसिक्स इंफॉर्मेशन होगी। कहाँ तक, 11th और 12th की। तो आप इन्हें कवर करने के लिए या तो अरिहंत की बुक उसे ले सकते हैं या फिर आपका RS अग्रवाल सर, ठीक, इनकी किताबों कवर कर सकते हैं। RS अग्रवाल बुक वो अपने आप में बहुत इजी है, उसकी लैंग्वेज क्या है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और जो फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो बच्चे जिनका मैथमेटिकली बैकग्राउंड नहीं है वो भी RS अग्रवाल बुक को फॉलो करके अपने नंबर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 10 to 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे, और अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब आपको सभी टॉपिक एक साथ कवर नहीं करने हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि किस टॉपिक से एग्जैक्टली एवरी ईयर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो पहले उन टॉपिक को कवर कीजिए और उसके बाद जो रेस्ट टॉपिक हैं उनको कवर कर लीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 to 12 में से 7 to 8 क्वेश्चन वो आप इजीली कवर कर लेंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद बात करते हैं जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आपके एग्जाम को कवर करेगा और हिट करेगा। ठीक है ना, और अगर बात करें इस पे थोड़ा सीरियस होकर अगर आप काम करते हैं तो फिर आप अपना सिलेक्शन मैक्सिमम सिक्योर करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ सिलेबस जो यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से आएंगे ही आएंगे। और अगर कंप्यूटर की बात कर दें तो 10 क्वेश्चन वो यहाँ रहेंगे, मतलब कि 20 से 30 क्वेश्चन वो यहाँ पे रहते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सब की सब आपकी बेसिक्स हैं।
जो कि एज ए पॉइंट ऑफ स्कॉलर्स, विद्वान के स्तर पर वो आपसे नहीं पूछेगा, बस बेसिक और एलिमेंट्री नॉलेज, ठीक है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इन सारे टॉपिक्स में से आपको जो है मेनली वोकेबलरी और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इस पे ज़्यादा काम करना है। क्लियर? ठीक। अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन की तो बहुत ज़्यादा टफ कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पूछेगा जैसा कि एसएससी के एग्जाम में या फिर यूपीएससी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। क्लियर? सब अंडरस्टेबल होगा, बस आपको अपनी वोकेब और सेंटेंस रीअरेंजमेंट उस पर मेन काम करना है, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो आज का जो टेक एज है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं ठीक नॉलेजेबल है, इंफॉर्मेटिव है। बस आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है। अगर आप इन चैप्टर्स में से हर 2 दिन में या हर 3 दिन में एक चैप्टर का टारगेट बनाएं तो इजीली जो है आप इस फील्ड को कवर कर सकते हैं और 10 में से 7 to 8 क्वेश्चन वो कवर कर सकते हैं। और जहाँ तक आज हमें लगता है कि अगर कोई बच्चा इस टॉपिक को नहीं पढ़कर जाएगा और वो 24 घंटे मोबाइल चलाता है, ठीक है, कंप्यूटर पे काम करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ना चाहते हुए भी वो 5 से 6 क्वेश्चन वो इजीली यहाँ से करेगा। तो अगर थोड़ा सा आप एक मैनेजमेंट बनाकर, एक शेड्यूल बनाकर काम करें तो आप यहाँ से 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन इजीली क्या है कर लेंगे। तो समझ लीजिए ये आपका वो सेक्शन है जो आपको इजीली कहाँ टॉपर्स में लाकर खड़ा कर देगा। चलिए इसके बाद बात करें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। अब ये वो सब्जेक्ट है, ये वो सेक्शन है जो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है जिनकी कभी भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं रही है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें कई बार नया पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी होता है कुछ हम घबरा जाते हैं, बल्कि और मजबूती के साथ खड़े होते हैं। और वी आर इंडियंस, हम सब जानते हैं कि नई नई चीज़ों को पढ़ने में क्या है, हमें ज़्यादा मजा आता है, ठीक है ना। तो अगर बात करें टोटल आपके 19 चैप्टर है, ठीक है। इन चैप्टर्स के लिए आपको कोई बहुत बड़े राइटर की किताब नहीं पढ़नी है। अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी जनरल वे में तैयार कर लेते हैं तो फिर यहाँ से भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन वो कवर कर लेंगे, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड बुक आपको इस सेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स एंड स्कीम्स, 2 सेक्शन हो गए आपका, एक स्टैटिक्स हो गया और एक डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो अगर आप स्टैटिक्स की बात करें तो बेसिकली आपको मार्केट में कोई एक किताब मिल जाएगी जहां पर ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन वो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज एनालिटिक्स आईएएस प्लेटफॉर्म पर इस सेक्शन को लेकर आपको जो नोट्स दिए जाएंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो टीचर्स आपको लेक्चर देंगे, वहीं पर आपको सारे क्वेश्चन इजीली क्या है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें स्कीम्स तो ये मैक्सिमम पार्ट क्या हो गया आपका करंट से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो ये सेक्शन आपका करंट अफेयर्स के थ्रू क्या है तैयार होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ठीक है। तो ये भी अगर बात करें ये सेक्शन क्या है आपका पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। और ये आपका पूरा कह लीजिए क्या लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो दोनों को थोड़ा सा रिलेट करते हुए अटैच करके पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने और समझने में क्या है वो आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में अगर बात करें बेसिक साइंस, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी, ठीक। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो आप बेसिक बायोलॉजी, ठीक, इसी को हिट कीजिएगा। और बेसिक बायोलॉजी में भी अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी और डिजीज इन पे फोकस कीजिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें साइंस टैग तो साइंस टैग टिपिकल साइंस टैग वो यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। अगर साइंस टैग से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों की फिजिक्स से केमिस्ट्री वीक है, ठीक है, वो बायोलॉजी कर लें, ठीक है। और जिनकी वीक नहीं है वो भी प्लीज़ बायोलॉजी ही कर लें, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन वो इजीली पकड़ लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन वो कहाँ से मिलेगा आपको, बायो से मिलेगा, ठीक है। और बायो में भी आपको क्या है ह्यूमन बॉडी और डिजीज, पहले इन पे फोकस कीजिए, उसके बाद फिर किसी और टॉपिक पर, ठीक है। चलिए इसके अलावा हिडन सिलेबस, ठीक, जिसके बारे में लगातार क्या है हम डिस्कस स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। मतलब अगर हिस्ट्री की बात करें तो फिर
क्या मेंशन है आपके सिलेबस में? मॉडर्न इंडिया, ठीक है। लेकिन जो आपका सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर में अगर जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं एनिशिएंट और मिडिवल उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर पढ़ना है तो आपको एनिशिएंट और मिडिवल दोनों का पढ़ना है, ठीक है। पेंटिंग पढ़नी है तो एनिशिएंट और मिडिवल दोनों की पढ़नी है। रिलीजन पढ़ना है तो आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति और सूफी ये पढ़ना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उनको निगलेक्ट कर देंगे, नहीं, ठीक। फिजिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये वो सेक्शन है जो आपका करंट अफेयर्स जोड़कर पूछा जाएगा। तो इसलिए प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी को कॉम्प्रिहेंसिव वे में करें। बट कॉम्प्रिहेंसिव वे का मतलब ये नहीं कि आप टिपिकल एनिशिएंट पढ़ें या टिपिकल मिडिवल पढ़ें, नहीं। वो एनिशिएंट, वो मिडिवल या वो ज्योग्राफी या वो एनवायरमेंट जो आपके एग्जाम की डिमांड है, ठीक है। और उसे फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब बात करते हैं एनालिटिक्स आईएएस की। तो एनालिटिक्स आईएएस जो आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है, डेडिकेटेड है 24/7। तो नेक्स्ट 60 डेज के लिए 10 अगस्त से एनालिटिक्स आईएएस पर, ठीक है, एक ईपीएफओ को लेकर बैच शुरू हो रहा है। एक हम आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनरोल कीजिए और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो वो आप हमें मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट हमसे क्या है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।